नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज के वीडियो सेशन में हम डीआरडीओ का जो इंटरव्यू है इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अभी इंटरव्यू के लिए तो कैसे आप लोगों को जो है प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे डीआरडीओ ने बेसिकली जो है दो टाइप का रिक्रूटमेंट, एक में रिटन एग्जाम है और दूसरे में डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट 2022 एग्जाम। तो ये वाला जो सेशन है ये दोनों जितने भी मतलब जो ईसी, मैकेनिकल और सीएससी का एग्जाम के बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो वाले सेशन में भी ये हेल्पफुल रहेगा और जो अभी दूसरा वाला पार्ट जो है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा जिसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। ठीक है, तो वीडियो सेशन में एंड तक जरूर ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईएन वाले आप लोग बने जरूर रहिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे टॉप 5 सब्जेक्ट्स भी जो है जो आपको बहुत अच्छे वे में प्रिपेयर करना है वो मैं लास्ट में आप लोगों को बोलूंगा। ठीक है, तो वीडियो सेशन में आप लोगों से बोलूंगा आप लोग एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट शो करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस होता है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन क्या है सबसे ज्यादा कि हमारा जो है गेट स्कोर लेस है तो क्या हम सिलेक्ट हो सकते हैं क्या। तो यहां पे मैं आप लोगों से बोलूंगा ऑब्वियसली आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यहां पे जो कॉल रेशियो होता है दैट इज 1:10। एक वैकेंसी के लिए 10 स्टूडेंट को बुलाया जाता है। और यहां पे एक चीज मैं आप लोगों से एकदम क्लियर बोल दूं कि यहां पे आपका गेट का स्कोर 85%, इंटरव्यू 15%, ये लिखा जरूर रहता है बट जो 15% आपका इंटरव्यू का होता है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको वहां पे सोचना ही नहीं है कि गेट का स्कोर जो है मेरा लेस है तो क्या मैं इंटरव्यू मेरे लिए देना फायदेमंद रहेगा। ऑब्वियसली अगर आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट मेरे टच में हैं जिनका गेट स्कोर लो था बट उन्होंने फिर भी जो आपके हाई गेट स्कोर वाले स्टूडेंट्स को उन्होंने पछाड़ के वो लोग जो है आपका बेसिकली उनको सिलेक्ट किया गया है ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। तो मैं आपको बार बार बोलूंगा कि आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि अगर मेरा गेट स्कोर लेस है तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। इसका आंसर है यस, आप सिलेक्ट जरूर होंगे अगर आपका इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन जाए। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है इस टाइप के जो भी इंटरव्यूज होते हैं जैसे कि बार्क हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, तो इसमें की ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू बहुत अच्छे मतलब बहुत लंबा है उसका सिलेक्शन पक्का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डीआरडीओ के केस में एवरेज जो इंटरव्यू है ये 30 से 50 मिनट के स्पैन में भी है। किसी किसी का इंटरव्यू 1.5 घंटे भी चला है, किसी किसी का 30 मिनट भी चला है और वो भी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो कभी भी ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू ये मैटर नहीं करता है, बेसिकली आपका इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस कितना है ये मैटर करता है। ठीक है, ना कि टाइम। अब तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए आंसरिंग अबाउट योरसेल्फ, तो यहां पे आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आपको वही चीज नहीं बोलना है जो आपने वहां पे फॉर्म फिलअप किया है, उस वही सेम चीज बोल रहे हैं कि सर मैंने बीटेक ये फलाना ढिमका कॉलेज से पास किया है, वही परसेंटेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं बोलना है, आपको वो चीज बताना है जो कि रेज्यूमे में आपने लिखा नहीं है। ठीक है, तो आपको विद इन 10 लाइन्स के अंदर, या मैं बोलूं अगर 3 मिनट के अंदर, ठीक है, 10 लाइन्स या 3 मिनट्स, ठीक है, इसमें आपको पूरा डिफाइन करना है कि आप कहां से आ रहे हैं। ठीक है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके घर में क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, तो ये पूरा एक इंफॉर्मेशन अलोंग विद आपका जो हॉबीज है ये आप यहां पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट योर सेल्फ मैं बोलूंगा आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि अगर आप कोई एक चीज एज्यूम कीजिए, आप मॉल गए, ठीक है, तो वहां अगर आप जाते हो तो आप अगर कोई प्रोडक्ट देखते हो तो पहले आप क्या करते हो उसका, जैसे कि कोई खाने का अगर है, ठीक है, तो आप क्या करते हो सबसे पहले जाके इंग्रेडिएंट्स देखते हो। तो अगर वो प्रोडक्ट अपने बारे में अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेगा तो आप वो प्रोडक्ट देखना ही नहीं चाहोगे। तो इसीलिए सबसे जो बेस्ट है वो आपको मैं बोलूंगा आपको अपने बारे में बताना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसी में आप बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या है, अबाउट डीआरडीओ।
ठीक है, अबाउट डीआरडीओ, आप डीआरडीओ के बारे में क्या जानते हैं, लेटेस्ट न्यूज डीआरडीओ में क्या है, कौन सा मिसाइल क्या चल रहा है, ये सब के बारे में आपको जो है ये नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप एकदम पूरा पढ़ लिए। तो एक चीज कर सकते हैं, डीआरडीओ के वेबसाइट में जाइए, वहां पे अबाउट बोल के होता है और एक रिसेंट सेक्शन भी होता है, उसको रीड कीजिए और फिर गूगल में देख लीजिए लास्ट 1 मंथ में डीआरडीओ रिलेटेड क्या क्या न्यूज है, उसको बस आप एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट यहां पे पूछा जाता है, ये कोई भी एक पॉइंट में या तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में आपको बोला जाएगा, स्पेशली जो लोग अभी मतलब कहीं पीएसयू या कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप क्यों डीआरडीओ में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये नहीं कि मतलब बस बचपन से हो गया, ये सब नहीं आंसर देना है। ठीक है, आपसे पहले 100 लोग और भी दिए, आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स आंसर बोलना है कि डीआरडीओ में क्यों आप काम करना चाहते हैं। इट शुड बी वेरी मच यूनिक, जो कि लगे नहीं इससे पहले हमने कभी भी, जो इंटरव्यूअर है उनको लगे कि इससे पहले हमने ये वाला आंसर नहीं सुना है। तो आपको ये चीज बताना है कि आप क्यों डीआरडीओ में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए इच्छुक है। तो इस चीज पे थोड़ा सा आपको केयर करना है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप नहीं सही से कर पा रहे तो आप अपने पेरेंट्स, आपके फ्रेंड, ठीक है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिससे भी हो थोड़ा डिस्कस कीजिए कि आप क्यों ये सब चीजों में काम करना चाहते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब दूसरा और एक चीज होता है कि पैनल में जो पैनल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, क्या वो सपोर्टिव होते हैं, क्या वो सपोर्टिव होते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, अगर उनको कोई आंसर चाहिए, ठीक है, आंसर चाहिए, तो वो आपसे धीरे धीरे करके वो आंसर निकलवा लेंगे। बस आपको ये है कि आपका बेसिक्स बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। तो पैनल बहुत सपोर्टिव होते हैं, इस चीज का आप लोग एकदम मतलब बेफिक्र रहिए कि वहां पे आप लोगों को वो जज करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए जो पैनल में बैठते हैं वो लोग टॉप लेवल या तो एचओडीज होते हैं या वो बहुत ही ऊपर के पोस्ट के साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, तो जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, डीआरडीओ बोलिए, इसरो बोलिए, बार्क बोलिए, ठीक है, यहां पे ये लोग भी आपके जैसे ही साइंटिस्ट बी लेवल से ही ये लोग स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे जैसे साइंटिस्ट लेवल ऊपर बढ़ते जाते, सी डी ई एफ, यहां पे इन लोगों का भी इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो यहां पे ये लोग भी छोटे लेवल से अप लेवल तक गए हैं, तो इनको भी पता है, इनको भी अपना जो टाइम है याद रहता है कि बेसिकली ये लोग कितने नर्वस थे। तो ये सब चीजें जान के ही वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं। तो बस आपको अपना वहां पे जाके दिमाग एकदम शांत रखना है और आपको बोलते चले जाना है जो आपको पता है। जो नहीं पता है उसका कोई भी गेस नहीं करेंगे कोई। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। पैनल मेंबर बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपको फील ही नहीं होगा। बस शुरू के 5 मिनट 10 मिनट ना आपका जो हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट रहेगा। तो इसीलिए 7th पॉइंट मैंने इसी चीज को लिखा है कि जब आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट रहता है ना, आप एकदम घुसते हो, मतलब ऐसे लगता है डर लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना चाहिए, आप क्या होता है कभी कभी आपको कोई चीज आता है, आप उसको भी गलत बोलना स्टार्ट करते हैं। और फिर ना ऐसे होता है कि एक बार जब ये शुरू हो जाता है ना कि आप गलत बोलना स्टार्ट किया, आपको पता है कि आप गलत बोल रहे हो, आपका बैक ऑफ द हेड ना ये चलेगा कि आप गलत बोल रहे हो, अब सिलेक्शन नहीं होगा, तू छोड़ दे, तू निकल जा, ये टाइप का चीजें ना आपके पीछे से बोलना स्टार्ट होगा। तब आप क्या करेंगे, आप चाहते हो जितना जल्दी हो सके छुटकारा मिले, इसीलिए आप गलत सलत कुछ भी आंसर देके बस वहां से भागना चाहते हो, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो जब ये वाला सिचुएशन लगे कि नहीं, शुरुआत में जो आपका हार्ट बीट बहुत रेस हो रहा है और आप सही से नहीं बोल पा रहे हो, इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप 2 मिनट उनसे बोलिए कि सर मैं थोड़ा सा जो है नर्वस हो गया हूं, मुझे बस 2 मिनट दीजिए। आप जब 2 मिनट लिए उसमें पानी पीजिए आप, उसके बाद आप 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 2 मिनट्स ले लीजिए, कुछ नहीं, आपको कोई जज नहीं करने वाला है। ठीक है, आप 2 मिनट्स लीजिए, अच्छे से खुद के नर्व को काम डाउन कीजिए, 10 टाइम्स डीप ब्रीथ कीजिए। सब लोग समझते हैं वहां पे कि आप जो है 21 22 25 साल के आप लोग लड़के लड़कियां हैं, डर लग रहा है इतने बड़े साइंटिस्ट के सामने। ठीक है, तो वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, आपको 2 से 3 मिनट वो लोग टाइम देंगे। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है, खुद के नर्व्स को ठंडा रखिएगा, फिर आप लोग जाइएगा। ठीक है, और एक चीज, जब आप लोग वेट करते हैं इंटरव्यू में तो सबसे ज्यादा टेंशन ना तब होता है, यार क्या होगा क्या होगा, एकदम सोचते रहते।
है ना। ये हमारा वाइवा एग्जाम तो नहीं है जाके पूछ लेते अरे भाई बताओ क्या हुआ क्या पूछा, ऐसा तो नहीं है। तो आपको ना यहाँ पे वेट करना होता है। तो ये जो वेटिंग टाइम है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं कि बैठ के किताब पढ़ रहे कुछ कर रहे। तो इसके लिए ना मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बोलता हूं। अगर आप लोगों को क्लोव, जिसे लौंग कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उसको ना आप मुंह में रख के चुपचाप एकदम आंख बंद करके चबाते रहिए। आपका जो माइंड भी रहे फ्रेश रहेगा, आपका गला जो सूखता है वो भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि एकदम भरपेट पानी पी के बैठे हुए हैं, फिर पता चला मतलब जाना पड़ रहा है, ठीक है, इधर उधर। तो वो चीज भी नहीं करेंगे, आपको एकदम आराम से चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है। तो ये हमने कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपके पास और भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस क्वेरीज है तो मैं बोलूंगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट में कोशिश करूंगा वो डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर करने का, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन क्या है हमारा, कि हम प्रिपेयर कैसे करें, ठीक है, प्रिपेयर कैसे करें और कितने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें। तो यहां पे मैं बोलूंगा सेफ साइड में रहने के लिए आप 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, 5 सब्जेक्ट। तो ये मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर टाइम है आपके पास, ठीक है, अगर टाइम है, जैसे कि अभी अभी कोई कुछ पता नहीं, आप 5 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वहां पे एक आपका अलग ही वेटेज रहेगा जब आप बोलेंगे कि 5 सब्जेक्ट आपको पता है। अब ऐसे नहीं कि 5 सब्जेक्ट बोल के गए और वहां जाके भसक गया पूरा, ठीक है। तो ये चीज का भी केयर करेंगे, अगर आप 5 सब्जेक्ट बोल रहे तो प्रॉपर रहे, अगर 5 नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 3 करके जाए। लेकिन ये जो 3 है, इसमें अगर आपसे भगवान भी आके क्वेश्चन पूछ ले तो आप आंसर बता पाओ, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। भले ही 3 पढ़ के गए लेकिन उस 3 में एकदम महारत हो चुका है, ऐसे करके आप जाओगे, ठीक है। अब जो ये ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर करते हो, क्या इनमें सिर्फ कंसेप्ट पता होना ही एनफ होता है, ठीक है, कंसेप्ट का पता होना? तो यहां पे मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे आप लोगों से जो साइंटिस्ट या इंटरव्यूअर है, वो कंसेप्ट कहां से आया, क्यों आया, किस वजह से आया, इस पे भी वो लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सिर्फ कंसेप्ट का पता होना ये काफी नहीं है, कंसेप्ट क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। और एक छोटा सा चीज मैं बोलूंगा कि कभी कभी मैंने तो कभी नहीं महसूस किया है, लेकिन मैंने ये चीज देखा, पढ़ा, बहुत से स्टूडेंट्स जो लोग अभी डीआरडीओ या बार्क में हैं, इनसे पूछा जाता है कि आपने ये कंसेप्ट कहां से पढ़ा, किससे पढ़ा, ठीक है। तो बुक नेम, साथ ही साथ जो बुक ऑथर है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर एक कंसेप्ट है इसको कहां से पढ़ा, इस चीज को आपको जो है ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट और एक चीज है, क्या आप बी टेक के कुछ सब्जेक्ट्स देखें? तो मैं यहां पे बोलूंगा कुछ बच्चों से यहां पे बी टेक के भी सब्जेक्ट्स पूछे गए हैं। तो 6 सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आपके जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। तो जब मैं आईआईटी कानपुर में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के लिए मैं गया था 2014 में, तो वहां पे मेरे पास मेरा एक सब्जेक्ट था 7th सेम में, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और मैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड साइंस के लिए मैं गया था वहां पे। तो हमारे जो टीचर है, सबके टीचर श्री HC वर्मा सर, वो मेरे से वहां पे एक क्वेश्चन पूछ लिए कि यार तुम तो एनडीटी पढ़े हुए हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो उन्होंने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि मैंने 6-7 सेम में मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, तो मुझे वो मशीन जो उन्होंने पूछा था, उसका वर्किंग पूछा था, वो मुझे पता था, तो मैंने उसका जो है आंसर बोला था, ठीक है। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि आप अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो बी टेक के सब्जेक्ट्स 6 सेमेस्टर ऑनवर्ड आप बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ब्रश अप कर लीजिएगा, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और एक चीज, क्या हमें डेरिवेशन देखना है? कोई भी अगर कंसेप्ट है उनके डेरिवेशन, प्रूफ बिल्कुल देखना है आपको, ठीक है। आपको नहीं पता कब वो लोग बोले कि व्हाइट बोर्ड में जाके आप दिखाओ हमें ये प्रूफ करके, तो डेरिवेशन एंड प्रूफ आपको देख लेना है, जो भी कंसेप्ट या जो भी थ्योरी है उसका बहुत अच्छे से। और एक चीज, आप अब M1 M2 M3 भूल चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप मैथ्स भूल गए हो। क्यों? मैं ये चीज बता देता हूं, क्योंकि मैथ्स जो होता है सारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स को कॉमन होता है। तो इसी वजह से
मैथ्स जो है आपको आना चाहिए। ये नहीं बोलूंगा कि एकदम पूरा मैथ्स पढ़ लीजिए, लेकिन मैथ्स के जो बेसिक है ये सब चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट को ना बेसल फंक्शन पूछ लिया गया, अब वो बेचारा परेशान, भूल गया अरे बेसल फंक्शन क्या होता है। तो वहां पे ना ये सब चीजें अगर पूछ लिया जाए ना तो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैथ्स अगर आप बोल दिए ना कि हम सर मेरे को याद नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। ठीक है, ये नेगेटिव इंपैक्ट को आपको नहीं देना है, तो इसीलिए मैथ्स का भी एक रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। अब 7th पॉइंट, जो लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या फ्रेशर जो लोग अभी है बेसिकली, ठीक है, तो वो लोग बेसिकली अभी क्या किए, इंटर्नशिप या तो आप कहीं पे किए हो या तो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किए हो। तो यहां पे मैं आप लोगों से बोल दूं कि आपको पक्का है, मैं बोल देता हूं 200% मैं श्योर हूं कि आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो आपने थीसिस सबमिट किया है, या तो उससे या तो आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट से आपको पूछा जाएगा, और वहां पे यह भी पूछा जाएगा कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है भी कि नहीं। हम लोग ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, जब मैंने किया था अपना प्रोजेक्ट उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं था, वो थियोरिटिकल वे में इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कुछ भी नहीं था, पीआईडी कंट्रोल जो मैंने किया था। ठीक है, मैं आपको एकदम फैक्ट बोल रहा हूं। तो वहां पे बेसिकली आपको पूछा जाएगा कि इसका कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि नहीं है। तो इस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। और जो लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपका करंट जो जॉब प्रोफाइल है उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, और वहां पे जो है आप लोग को से पूछा जाएगा कि आप जो अभी करंट जहां पे काम कर रहे हो वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है डीआरडीओ में। तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, जो लोग अभी कहीं पे काम कर रहे हैं आप लोग। अब नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था, तो यहां पे जो ये सेशन है, यहां पे अगर मैं फिर से बोलूंगा कि अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, तो बताइए जरूर। तो ये वाला जो स्लाइड है यहां पे, ये सिर्फ ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन जो कि मेरे ब्रांचेस है, मैं इस पे थोड़ा सा बात करने वाला हूं कि यहां पे कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इस पे मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए बोलूं, तो यहां पे कम्युनिकेशन, स्पेशली जो आपका डिजिटल कम्युनिकेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें से भयंकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसको क्लब किया जाएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आपको जितने भी कम्युनिकेशन सर्किट्स है उसका जो है सर्किट डायग्राम भी पता होना चाहिए, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली सीमॉस, मॉस, ये सब बहुत अच्छे से आपको देखना है। और यहां पे मैंने थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया है, तो यहां पे ईएमटी को थर्ड में रहना चाहिए था। ईएमटी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंक्लूडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड माइक्रोवेव। तो इस चीज का ध्यान रहे कि जब आप ईएमटी को पढ़ रहे हैं तो सैटकॉम और माइक्रोवेव इसी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और सिग्नल प्रोसेसिंग। तो अगर आपको 4 या 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए। अब ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ सैटकॉम पढ़ लिया, माइक्रोवेव छोड़ दिया, नहीं, सैटकॉम के अंडर ही माइक्रोवेव आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर कोई सैटकॉम और सैटकॉम को चुन रहा है तो माइक्रोवेव भी आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो यहां पे मैं बोल दूं आप कम्युनिकेशन को पढ़िए, ईएमटी को पढ़िए और सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, इन तीनों में से बहुत चांसेस है। और अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, और अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पे अगर 10 क्वेश्चन में से अगर आप 6 क्वेश्चन भी करेक्ट आंसर करते हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन और माइक्रोवेव में बच्चों को ज्यादा यहां पे आइडिया नहीं होता है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर लेते हो यहां पे, तो मैं आपको बोल रहा हूं आपको एज मिल जाएगा पूरे इंटरव्यू में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रहे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल में, जिनका कि अभी डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो यहां पे मशीन्स, तो मतलब समझ रहे हो, ये आप लोगों का दाल चावल है, इसको आप भूल नहीं सकते हो, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना ही है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, पढ़ना ही है। अब नेक्स्ट एक चीज देखा गया है कि हाई वोल्टेज डीसी करंट,
इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और जो लोगों को ये पता है उनको बहुत ही एक अलग सा एज मिल जाता है, ठीक है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो और फिर भी अगर आपको रडार या माइक्रोवेव या सैटेलाइट कम्युनिकेशन का आइडिया है तो यहां पे आपको जो एज मिलेगा ना बाकी कैंडिडेट से, वो मैं बोल नहीं सकता हूं, ठीक है। तो माइक्रोवेव अगर आप पढ़ लेते हो यहां पे तो बहुत ही ज्यादा एडेड एडवांटेज मिलेगा। इसके साथ मैं बोलूंगा अगर टाइम परमिट करता है तो आप मेजरमेंट को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो आपको मेजर तो करना ही पड़ेगा चीजों को, तो इसीलिए मैं बोलूंगा मेजरमेंट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहां पे ऐसा देखा गया है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादातर और सेंसर से क्वेश्चंस बहुत जो लोग बोलते हैं वो लोगों से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पे भी मैं आप लोगों से बोलूंगा अगर आप लोग कम्युनिकेशन देख पाते हो ना तो ये बहुत ही एज आपको देगा, सेम जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसी को। इसके साथ साथ अगर रडार आप लोग कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं कर पाते तो फिर तो मेजरमेंट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये मैं रखा हूं यहां पे, इनको पढ़ के भी आप जा सकते हो। तो इसी इलेक्ट्रिकल आईएन के लिए कोई भी यहां आके ऐसे नहीं बोलेगा कि सर मेरा नेटवर्क स्ट्रांग है, कंट्रोल स्ट्रांग है, ठीक है। कंट्रोल फिर भी आप बोल सकते हो, लेकिन नेटवर्क अगर बोल दिया ना, मतलब समझ रहे हो, फिर तो मतलब वहां पे बहुत ज्यादा गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स मैंने बोले हैं इनमें से 3 सब्जेक्ट प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एकदम, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम लोग वीडियो सेशन को एंड करते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।